अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर हमारा है शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2। शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे और इनको इसी तरीके से आपने तैयार करना है, प्रैक्टिस करनी है, इनकी याद करके लिखने की प्रैक्टिस करें इसकी रफ़ कॉपी के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल what is the range of possible values of the resultant of two vectors. Explain with the help of an example what is the range of possible values of resultant of two vectors. तो अब आप ये देखें कि हमारे पास let we have two vectors F1 and F2। तो सपोज़ ये किसी एंगल पे इंक्लाइन है, F1 और F2 इनके दरमियान एंगल थीटा है, अननोन एंगल है। तो इनकी पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू और पॉसिबल मिनिमम वैल्यू ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा इसके एक फार्मूले पे कि रिज़ल्टेंट का फार्मूला होता है रिज़ल्टेंट मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब हम थीटा की एक पॉसिबल वैल्यू ले लेते हैं। मसलन कॉस थीटा मैक्सिमम रिज़ल्ट देता है 0 डिग्री पे, तो हम मैक्सिमम के लिए ले लेते हैं इफ़ थीटा इज़ 0 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व करें तो R इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 0। कॉस 0 इज़ 1, so F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 इंटू cos 0 1 हो गया, तो ये इसी तरह आ गया। अब ये जो कुछ लिखा हुआ है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला है, इसको आप ओपन कर क्लोज करके लिख दें तो F1 प्लस F2 होल स्क्वायर बन जाएगा और सिंपल रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड F1 प्लस F2 आ जाएगा। इसकी हम वैसे यहाँ पे समझने के लिए दो वैल्यूज़ भी ले लेते हैं। सपोज़ F1 जो है ये 4 न्यूटन है, फोर्स है, और F2 जो है ये 3 न्यूटन है। तो ये टोटल आंसर, इसका मैक्सिमम आंसर 7 न्यूटन आ गया। इसी तरह अगर ये दोनों फोर्सेस इसके ऑपोजिट एंगल में होती, थीटा की वैल्यू जो है 180 डिग्री होती, तो फिर क्या रिज़ल्ट निकलता मिनिमम के लिए? इफ़ theta is 180 degree, then R equals to under root F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos 180। You know cos 180 is minus 1, so F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 इंटू -1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। सो रिजल्ट इज F1 माइनस F2। सो दिस इज पॉसिबल मैक्सिमम रिज़ल्ट, दिस इज़ पॉसिबल मिनिमम रिज़ल्ट। अगर इसी को यही वैल्यूज़ आप यहाँ पे आप दोबारा पुट कर दें तो आपको मिनिमम रिज़ल्ट भी आ जाएगा 4 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इक्वल्स टू 1 न्यूटन। इट मीन्स कि अगर 4 और 3 की दो फोर्सेस हैं तो वो पॉसिबली मैक्सिमम आंसर 7 दे सकती हैं और पॉसिबली मिनिमम आंसर 1 दे सकती हैं, लेकिन फार्मूला, इस फार्मूले के तहत आप इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या देखा कि दो आपके पास वेक्टर्स मौजूद हों
तो अगर वो ऐड हों तो क्या मैक्सिमम रिज़ल्ट देंगे, और अगर वो सब्ट्रैक्ट हों तो फिर क्या मिनिमम रिज़ल्ट देंगे। ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। What is the minimum number of unequal vectors to result into a null vector? Explain your answer with the help of diagram. कितनी मिनिमम नंबर की अनइक्वल फोर्सेस हैं जो नल वेक्टर बनाएंगी। आपको मालूम है नल वेक्टर हम कहते हैं ऐसे वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी। तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ। इट्स आंसर इज देयर शैल बी minimum 3 forces of unequal magnitude to give zero resultant। इसी को डायग्राम की शक्ल में देख लें तो आपके पास सपोज ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो ये तीसरा वेक्टर है। एक को अगर आप ए वेक्टर कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का रिज़ल्ट आएगा नल वेक्टर। अगर इसमें से एक लफ्ज़ चेंज कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है। वो क्या था? हाउ मैनी अनइक्वल फोर्सेस कैन गिव ज़ीरो रिजल्टेंट, ये क्वेश्चन था। हम कहते हैं कि अनइक्वल का आप लफ्ज़ निकाल दें, हाउ मैनी फोर्सेस कैन गिव ज़ीरो रिजल्टेंट, तो फिर इसका आंसर आएगा 2 फोर्सेस। 2 फोर्सेस वो इक्वल मैग्नीट्यूड की भी हो सकती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 2 लड़के एक रोप को, रस्सी को पकड़ के एक तरफ को खींचे, एक दूसरी तरफ को, और ना वो पीछे हटे ना ये पीछे हटे, तो इसका मतलब है कि उनका रिजल्टेंट इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है और रिजल्ट 0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। The resultant of 2 forces, one is double in magnitude than the other, is perpendicular to the smaller. What is the angle between the 2 forces? दोबारा सुन लें क्वेश्चन। The resultant of 2 forces, one is double in magnitude than the other. 2 forces हैं जिनमें से एक अगर आपके पास A है तो दूसरी 2A है, एक B है तो दूसरी 2B है, एक F है तो दूसरी 2F है। तो रिजल्टेंट जो उनका है वो स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस? तो दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल कैलकुलेट करना है। तो इसको हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। सपोज ये स्मॉलर फोर्स है, इसको हम F1 कह देते हैं या सिंपल F कह देते हैं। तो जो रिजल्टेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ये रिजल्टेंट आ गया। और जो तीसरी फोर्स है वो लाजमी बात है कि यहाँ पे इस तरह से हाइपोटेन्यूस वाली जगह पे आ जाएगी, इसको 2F कह देंगे। ये एंगल हो गया। थीटा अगर आपने इसमें कैलकुलेट करना है तो इसका आसान सा तरीका है कि डायग्राम के अंदर आपकी एक फोर्स बेस बन गई है और दूसरी हाइपोटेन्यूस। तो बेस और हाइपोटेन्यूस का फार्मूला अप्लाई कर दें एज cos थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर
hypotenuse. Base is f, hypotenuse is 2f. So f से कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा का रिजल्ट आएगा आपके पास हाफ 1/2. थीटा इज cos इनवर्स ऑफ हाफ, दैट इज 120 डिग्री. तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. क्वेश्चन को पढ़ के जब आप देखेंगे तो वो ये है कि स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट है. जब ये दो लाइंस खींच देंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूज वाली जगह पे डबल फोर्स जो F की डबल थी उसको ड्रॉ करेंगे. अब एक ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, इसको आप इस फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करें तो आसानी से आपके पास आंसर आ गया cos थीटा का. इसका अल्टरनेट मेथड भी है कि हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, उससे भी आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, लेकिन ये मेथड इसकी निस्बत ज़्यादा आसान है. Question number 4. Explain how cranes are able to lift very heavy load without toppling. Toppling कहते हैं उसका उलट जाना. क्रेन्स जो हैं वो हैवी लोड्स को कैसे उठा लेती हैं बग़ैर उल्टे. इसकी आप समझने के लिए क्वेश्चन वो ऐसे ही है कि जैसे किसी छोटे बच्चे को आप हैवी चीज़ उठाने को दे दें तो कई बार वो उठाते हुए ही खुद ही गिर जाता है, ये भी टॉपल हो रहा है. इसी तरह अगर कोई मज़दूर अपनी कमर पे एक बोरी उठाता है और उसको लेके चलता है तो आप खुद देखेंगे कि वो आगे की तरफ झुक जाता है ऐसे. किस लिए? ताकि उसके कमर के ऊपर जो सैक बोरी है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसकी अपनी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपस में एक लाइन में आ जाए. वो एक लाइन में आने से ये होगा कि वो स्टेबिलिटी गेन करेगा और फिर वो चल सकेगा. कोई भी जो लेबर है वो भारी चीज़ को कमर पे उठा के सीधे नहीं चल सकती. जैसे वो सीधे चलने की कोशिश करेगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भारी चीज़ का बैक पे ज़्यादा पीछे चला जाएगा और वो उसको पीछे की तरफ टॉपल कर देगा. तो इसी तरह इस क्रेन्स में भी आप आंसर जो है वो ये देंगे कि क्रेन्स आर मेड हैवी एट द बेस, या बेस ऑफ द क्रेन्स आर मेड वेरी हैवी सो दैट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन इन द बॉडी ऑफ द बेस. और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे रहेगी देन इट कैन एबल टू लिफ्ट मोर लोड, और लीवर का जो इफेक्ट है वो इसके ऊपर उस तरह से अप्लाई नहीं होगा. देयरफॉर दोज वेट्स कैन बी लिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शैल रिमेन इनसाइड द बेस ऑफ द क्रेन, सो इट इज़ एबल टू लिफ्ट दोज वेट्स. ये जो मैंने चीज़ें बोली हैं इसी को कॉपी करके आपने लिख लेना है. इसका कोई मैथमेटिकल आंसर नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 का. क्वेश्चन नंबर 5. द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट is always directed towards the center of the earth. Does this force exert torque on the satellite? ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो क्या उनके ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है, ये क्वेश्चन है. मेरे जहन में आ रहा है पिछले क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाया है उसका हम आंसर आपको इसी वीडियो में जो है वो शो कर देंगे, रिटन आंसर भी, ताकि आप आसानी से उसको लिख सकें. दोबारा इस क्वेश्चन पे आ जाएं. ज़मीन के गिर्द जो भी ऑब्जेक्ट्स रोटेट करते हैं उनको हम सैटेलाइट्स कहते हैं. ज़मीन का अपना एक नेचुरल एक सैटेलाइट है, दैट इज़ कॉल्ड मून. मून जो है वो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करता है. इसी तरह बाकी सैटेलाइट्स भी जिनकी तादाद अब हज़ारों में हो चुकी है वो ज़मीन के गिर्द ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से रिवॉल्व कर रहे होते हैं. क्वेश्चन इज़ दिस कि क्या ज़मीन उनके ऊपर टॉर्क अप्लाई कर रही है. तो आप देखें मैं क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 5. सबसे पहले आपने कहना है कि नो, कोई टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा. नो, देयर इज़ नो टॉर्क. कोई टॉर्क नहीं होता. कैसे? एज टॉर्क का फार्मूला है RF साइन थीटा मैग्नीट्यूड में. फोर्स एक्टिंग on satellite
passes through center of earth। जो फोर्स सेटेलाइट पे एक्ट करती है ज़मीन की ग्रेविटी की, वो ज़मीन के सेंटर से गुजरती है, पासिस थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ। सो ऐसी सूरत में क्या रिजल्ट निकला? आर, मोमेंट आर्म इज ज़ीरो। तो जब वो सेंटर से गुजरेगी तो मोमेंट आर्म नहीं बनेगी, तो मोमेंट आर्म का रिजल्ट होगा ज़ीरो। देयरफॉर टॉर्क इज ज़ीरो इंटू एफ साइन थीटा, टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई डू बसेस एंड हैवी ट्रक्स हैव लार्ज स्टीयरिंग व्हील्स। बसेस और हैवी ट्रक्स के स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग आपने देखा है वो एक व्हील की शक्ल में होता है और वो कनेक्ट होता है दरमियान में रॉड से। तो अगर गाड़ियों का इतना वाइड है तो आपने देखा होगा बसेस का या ट्रक्स का वो ज़रा ज़्यादा वाइड होता है। तो क्यों उसको ज़्यादा वाइड बनाया जाता है? इसलिए कि उस पर टॉर्क ज़्यादा अप्लाई हो। टॉर्क वहाँ पे कपल की शक्ल में अप्लाई होता है, तो टॉर्क जो कपल बनाए वो ज़्यादा अमाउंट में बनाए। जब उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा तो आर की वैल्यू वहाँ पे बड़ी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम अलग से सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, as buses and trucks need more torque to rotate their steering wheel, therefore R is made large। R को बड़ा कर देंगे उसमें, यानी आम गाड़ी में अगर आपके पास स्टीयरिंग व्हील ऐसे है जिसमें वो इस तरह से कनेक्ट हुआ होता है, तो ट्रक वगैरह में इसी का साइज़ जो है वो बड़ा कर दिया जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यही आर बड़े हो जाएंगे। आर इज़ मेड लार्ज, सो टॉर्क शैल बी ग्रेटर। ये इसका हमने आंसर दिया। अब लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। A point object acted on by forces 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन is in equilibrium। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं 4, 5, 6 न्यूटन्स की, तो वो इक्विलिब्रियम में है। If the 6 न्यूटन फोर्स is removed, what is the resultant force on the object? अब इसका आंसर ये है कि इनमें से कोई सी भी फोर्स रिमूव करेंगे तो उसका रिजल्टेंट उसी का नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। अगर 6 को रिमूव करेंगे तो 4 और 5 का रिजल्टेंट -6 न्यूटन आ जाएगा। वो किस तरह से कि इसको इसी तरह आप समझ लें, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको 3 स्टूडेंट, एक 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, एक 5 की, एक 6 की। 1 न्यूटन इधर से इसको, एक स्टूडेंट इधर से इसको खींच रहा है, एक इधर से, एक इधर से। अब गौर से देखें, एक यहाँ पे स्टूडेंट, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, उन्होंने हाथ यूँ पकड़ के इस तरह खींच रहे हैं। ये छोड़ देगा, ठीक है। ये कहाँ, किस तरफ इसको खींच रहा था, बुक को उस तरफ। तो जैसे ही ये छोड़ देगा ये बुक इधर जाएगी। दोबारा समझ लें, एक स्टूडेंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यूँ आपके सामने कर देते हैं। एक इस जगह पे है, एक इस जगह पे, एक इस जगह पे। ये स्टूडेंट 6 न्यूटन वाला है सपोज, ये जैसे ही छोड़ेगा तो इन 2 के अप्लाई करने से ये बुक किधर जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि 6 न्यूटन के हटाने से -6 न्यूटन का फ़र्क पड़ा। अगर ये छोड़ देगा 4 वाला तो इन दोनों
ये और ये मौजूद हैं, ये बुक इधर जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि इसका मतलब है कि 4 न्यूटन हटी तो -4 न्यूटन रिजल्ट बन गया, 5 न्यूटन हटी तो -5 न्यूटन रिजल्ट बन गया। सो क्वेश्चन इज कि इफ 6 न्यूटन इज रिमूव्ड व्हाट इज द रिजल्ट, देन रिजल्टेंट इज -6 न्यूटन एंड द object shall move in the direction of -6 Newton force. Thank you very much.